हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर का नीड क्या है, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ ऑफ अ नोन सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मतलब जो क्लास 12 के जो एनसीईआरटी सीबीएसई उसके जितने भी टॉपिक्स हैं पोटेंशियोमीटर में वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। थ्योरी और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम उसका एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम नीड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नीड का क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास ऑलरेडी वोल्टमीटर था तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है। तो ये चीज हम देख लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरत है उसकी। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है। वोल्ट मीटर है आपका सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर पाता है, टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर पाता है, टर्मिनल वोल्टेज। और जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका मेजर कर सकता है ईएमएफ को। ईएमएफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसका वैसे हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ क्या है। ये आप आई बटन पे जाके लिंक में देख सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में भी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, राइट। ये एक है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमने आर लगाया है। ये जो ये सेल है इसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। तो सपोज इस बैटरी में जो करंट है वो आई है, ओके। तो जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ इस वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। यहां पर जो वोल्टेज आई है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टर में, ठीक है, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको मेजर करता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो इस वोल्टेज को मेजर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो उस वोल्टेज को मेजर करता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस होने के बाद बचती है, ठीक है। और डिटेल में आप जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन लिंक में उस पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को देखने से पहले हम एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आपका ड्राइविंग सेल है ई, ठीक है। ड्राइविंग, इसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और फिर इसके साथ हमने एक लगाया हुआ है रियोस्टेट। सपोज उसका रेजिस्टेंस आर एच है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका रियोस्टेट है। और ये यहां से लेकर यहां तक आपका जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम बात कर ही चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये है आपका वेरिएबल रजिस्टर, मतलब उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। जो ये वाली सेल, इसको हम प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, उसको हम ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल क्या है कि वोल्टेज, जो ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें जो वोल्टेज है या वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है,
So voltage drop in potentiometer wire is proportional है किसके, लेंथ ऑफ वायर के, ठीक है। So basically the voltage drop in a potentiometer wire is directly proportional to the length of wire, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि V is directly proportional to L। V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है L के। जो ये पोटेंशियोमीटर वायर है यहाँ पर, ये एक यूनिफॉर्म वायर होती है, यूनिफॉर्म वायर का यहाँ पर ये मतलब है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कैसा है, कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। तो पर यूनिट लेंथ जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो यहां से यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो कांस्टेंट आ जाता है K, राइट। सो K इक्वल टू V बाई L। सो V यहाँ पे क्या है, V इज द वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। हमें यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि जो बात कर रहे हैं हम वोल्टेज की, वो हम यहाँ से A और B के बीच में जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो वहीं से हमें एक रिलेशन मिल गया। जो K है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब यही जो कॉन्सेप्ट है कि जो वायर में जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, हम उसको कैसे यूज करते हैं अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। अननोन सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से। तो बात कर लेते हैं ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, ये E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हमने लिया है RH, ठीक है। और एक ये वायर है, ये A है, ये B है। तो इसमें जो वोल्टेज है हम उसको VAB ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं RAB, ठीक है। तो अननोन सेल हमने यहाँ पर सपोज ये लगा दिया अननोन सेल, ये है मेरा अननोन सेल जिसकी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो E1 है, राइट। और इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सपोज ये आपका L1 लेंथ पे बैलेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस से क्या मतलब है, बैलेंस से ये मतलब है कि जो करंट यहाँ से आएगी, ठीक है, और जो करंट यहाँ से आएगी जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, वो क्या शो करेगा, नल पॉइंट शो करेगा। गैल्वेनोमीटर विल शो अ नल पॉइंट, मतलब यहाँ पर E1 की जो वोल्टेज है वो जो L1 लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगी। सो E1 विल बी बेसिकली, E1 की यदि हम वैल्यू देखें तो E1 विल बी
E1 की जो वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा E1 विल बी इक्वल टू क्या, वोल्टेज अक्रॉस L1 लेंथ। ठीक है, ठीक है, जो L1 लेंथ है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले चाहिए करंट, राइट, पहले हमें करंट चाहिए। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये जो है आपका ये E है, तो करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन आर ए बी प्लस आर एंड प्लस आर एच। ठीक है, जो ऊपर जो ड्राइविंग सेल है उसकी वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई है, और हमारा आर ए बी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और रियोस्टेट की जो वैल्यू है रियोस्टेट रेजिस्टेंस की वो क्या है, आर एच है। ठीक है, तो ये करंट निकल आएगा। नाउ वी गॉट दी करंट। ठीक है, तो यदि आपको करंट मिल गया है तो फिर हमें क्या चाहिए, करंट मिलने के बाद आपको चाहिए वी ए बी। ठीक है, वी ए बी हम कैसे निकालेंगे, वी ए बी सिंपल है, यदि हमें ऑलरेडी पता है कि करंट की वैल्यू क्या है, तो जो हम पोटेंशियोमीटर वायर है उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी। सो आई इंटू आर ए बी, राइट। तो आई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन आर ए बी प्लस आर एच इंटू आर ए बी। ठीक है, सो दैट इज वी ए बी। ये हमें पता है, वी ए बी आपको पता चल गया। नाउ जब वी ए बी हमें पता चल गया तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो K इक्वल टू वी ए बी, पूरे वायर की लेंथ जो है L है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, सो वी ए बी हमारा है आपका कितना, E इंटू आर ए बी प्लस आर एच इंटू आर ए बी। ठीक है, तो ये K की वैल्यू है, K आ गया। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका K आ गया, इसमें नीचे आपका L भी आएगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू जो है आपका यहाँ पे L भी आएगा। सो अब E1 क्या था, E1 हमने पहले ही बताया था, E1 इज बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस L1 लेंथ। जो L1 लेंथ थी हमारी उसके अक्रॉस वोल्टेज। तो K क्या होता है, यदि मैं ये कर दूं E1 इक्वल टू कितना, KL1। ठीक है, KL1, क्यों, क्योंकि ये तो मुझे पता है ये क्या है, दिस इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये मुझे पता है, दिस इज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यदि मुझे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ पता है तो जितनी लेंथ पर वो आपका बैलेंस हो रहा है उससे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बेसिकली E1 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो K था, K की वैल्यू कितनी थी, K था हमारा कितना, E अपॉन आर ए बी प्लस आर एच, सॉरी आर एच। सो हम साफ कर लेते हैं, क्या था ये हमारा, इसकी वैल्यू थी आर एच। ठीक है, और नीचे आपका L था और हमने इसको आर ए बी से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो दिस वाज द वैल्यू ऑफ अ K, राइट। So now to find the value of E1, E1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे E1 इक्वल टू K इंटू L1, दैट मीन्स E इंटू आर ए बी अपॉन L आर ए बी प्लस आर एच इंटू
L1, ठीक है। सो ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, EMF की। सो दिस इज द EMF of unknown cell. So basically ये क्या आ गया आपका EMF of unknown cell। ये EMF आ गई unknown cell की, ठीक है। So that's how you can find the EMF of unknown cell. This is the way to do it. Now तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कई बार ये बोर्ड में भी आपका पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि E एंड E1, ठीक है, दोनों की जो पोलरिटी है वो अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए, पोलरिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि E शुड बी ग्रेटर देन E1, ठीक है। E यहाँ पे क्या है, EMF ऑफ ड्राइविंग सेल। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि EMF जो है ड्राइविंग सेल की जो है आपका ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हमने लिया था, ये था आपका, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, और ये फिर आपका RH था यहाँ पे, ठीक है। This is A, this is B, right, and दो अननोन सेल है, वो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। देखो बेसिकली क्या है कि जो ऊपर से करंट आ रही है, ठीक है, और जो ये नीचे से करंट जाएगी E1 सेल से, ठीक है, इन दोनों करंट को एक दूसरे से अपोज करना चाहिए, तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। क्योंकि जैसे ही ये ऊपर से जो करंट आ रही है, जो ड्राइवर सेल से करंट आ रही है, और जो अननोन सेल है उससे जो करंट जा रही है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, तभी तो आपका ड्राइवर सेल तभी तो आपका गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, तभी हमें नल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। सो E एंड E1 शुड बी अपोजिट, किस लिए, टू बैलेंस द करंट, to balance the current and to get what, null point, ठीक है। अदरवाइज हमें नल पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा, नल पॉइंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि E जो है बड़ा होना चाहिए E1 से, E शुड बी ग्रेटर देन E1। ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी इसीलिए होना चाहिए कि E जो है, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर जो E है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, लेट्स टेक इट इज 10 वोल्ट, राइट। तो जैसा हमने कहा कि वोल्टेज जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस वायर में यहाँ तक 1 वोल्ट है, फिर यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है, ऐसे 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, और ये 9 वोल्ट है, और ये यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो E की वैल्यू जो ऊपर से 10 वोल्ट आ रही थी, ठीक है, सपोज वो आपका 10 वोल्ट इसके वो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस 10 वोल्ट आया, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है E की, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, कि सारा का सारा पोटेंशियोमीटर वायर में आ गया, ठीक है। सो यहां पर आपको 10 वोल्ट मिल रहा है। यदि आपको यहां पर 10 वोल्ट मिल रहा है और आपने जो E1 है उसको 11 वोल्ट ले लिया, यदि आपने E1 को 11 वोल्ट ले लिया, इसका मतलब ये हुआ
कि जो बैलेंस पॉइंट है वो तो वायर से बाहर निकल जाएगा, आपको कहीं 11 पॉइंट या 11 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ तो ये वायर तो आगे है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि E बड़ा होगा E1 से, ठीक है, तभी हमको बैलेंस पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। If E is greater than E1, right, then we can find or we can get null point, तभी हमको null point मिल सकता है, अदरवाइज हमें null point ही नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि E जो है छोटा हो गया E1 से, so we are not going to have a null point। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके यूजुअली बोर्ड में आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ EMF of unknown cells, ठीक है। अननोन सेल का EMF का कंपैरिजन करेंगे। तो अगेन हम वही कर लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या, एक हमने यहाँ पर ले लिया पोटेंशियोमीटर, ये बहुत सिंपल है, ये आपका E हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और फिर आपका हो गया यहाँ पर RH रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गई AB, राइट। एंड देन मैंने यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम 2 सेल लेने पड़ेंगे हमको, 2 सेल। ये आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सपोज ये L1 लेंथ पे बैलेंस होता है, ये E1 सेल है, राइट। एक सेल और ले लेता हूँ, ये है आपका दूसरा सेल आ गया यहाँ पे अगेन ये क्या है, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, और ये सपोज आपका बैलेंस होता है L2 लेंथ पे, कितनी लेंथ पे बैलेंस होता है, L2 लेंथ पे, और ये है आपका E2। तो हमारे पास 2 सेल हैं, एक E1, तो जैसा आपने देखा E1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, KL1, राइट, और E2 की वैल्यू कितनी आएगी, KL2। K यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो पीछे जा करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। सो कंपैरिजन करना है, तो कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, E1 अपॉन E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2 करना है। K से K कैंसिल हो गया, ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, सो E1 अपॉन E2 विल बिकम इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है, ये हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, यदि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, so how we can find out the internal resistance of a cell using internal resistance of a cell using potentiometer। देखो ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसका, ये फिर हमारे पास RH हो गई, ठीक है, और ये हो गया। यहाँ पर मैंने ये आपका E है, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया है क्या, E1, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। लेट्स टेक दिस इज स्मॉल r, इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल रजिस्टर ऐड कर दिया कैपिटल R, और यहाँ पर हमने ले लिया स्विच तरीके से, और
ये हम ऐसे करके देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम सिर्फ E1 को मेजर करेंगे, ठीक है, मतलब E1 को बैलेंस कराएंगे। और दूसरी बार हम, इसलिए हमने यहाँ स्विच लिया है, एक बार हम क्या करेंगे, सिर्फ E1 को बैलेंस कराएंगे, राइट। और एक बार हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम बैलेंस कराएंगे, ठीक है। सो देखो, जैसा हमने बात की थी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि जो R के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज E1 से कम होगी, मतलब V जो है स्मॉल होगा E1 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली E1 जो है, जो ये V जो है वो छोटी लेंथ पे बैलेंस होगा, मतलब लेट्स टेक दिस इज L2, क्योंकि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतने ही ज्यादा लेंथ पर वो बैलेंस होगा। और ये हमारा L1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो यदि हम बात करें अभी जो हमने कंपैरिजन ऑफ सेल किया उसके अकॉर्डिंग, तो E1 की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी, E1 इक्वल टू आ जाएगा आपका KL1, राइट, और V इक्वल टू आ जाएगा KL2, ठीक है। तो ये समझ गए, हमने एक बार E1 को बैलेंस करा रहे हैं और एक बार जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने R लिया है उसको बैलेंस करा रहे हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लॉस हो जाएगी और जो बाकी बची वोल्टेज होगी वो होगी आपकी V। सो यहाँ पे आ गया E1 अपॉन V, कैसे के आपका कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं स्टेटमेंट KL2, ठीक है। तो इसको हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कैसे के कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा E1 अपॉन V L1 अपॉन L2। तो सेल के टॉपिक में हम ऑलरेडी, हमें ये पता है कि जो V है, राइट, उसका फॉर्मूला हमारा कितना होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये हम कर चुके हैं सेल में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, ये भी आप आई बटन से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और इस फॉर्मूले के बारे में। सो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यदि इस सर्किट में करंट I है, इस वाले सर्किट में यदि करंट हमारा I है, तो यहाँ पर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर। और यहाँ पे मैं E1 ले लेता हूँ, तो माइनस आई आर, E1 की वैल्यू हो जाएगी आई आर प्लस आर, ठीक है। तो V तो आई आर है ही, तो यहाँ पर मैं वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई आर प्लस आर अपॉन V की वैल्यू हो गई आई आर, L1 अपॉन L2, ठीक है। सो सिंपल है, I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा R प्लस आर अपॉन आर L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इसको हम आगे यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा R अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इसको फिर आप ले सकते हैं R L1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस 1 एंड देन R equal to capital R L1 upon L2 minus 1. So this is the internal resistance of a cell. Internal resistance of cell. ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। इस क्लास में वो सब कुछ कवर हो गया है जो थ्योरेटिकली पोटेंशियोमीटर के बारे में, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन कैसे किया है, ये सब हमने कवर कर लिया है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपका जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक दूसरे वीडियो में हम लेकर के आए हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन आपका लिंक में दिया गया है, और सॉरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वो आप वहाँ से देख सकते हैं और आई बटन पे भी जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।